जी हां, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं वॉर जोन की। अमेरिका से दरअसल ऑर्डर मिल गया है आईडीएफ को। अब क्या गाजा में हमास तबाह हो जाएगा? इजराइल हमास युद्ध का आज 41वां दिन है। इजराइल की सेना तो जंग में बड़ी कामयाबी उसे मिली ही है। इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजराइल की सेना ने हमास के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया। जी हां, ट्रेनिंग सेंटर को इजराइल पर हमले के लिए जहां हमास लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई थी, उस सेंटर को इजराइल की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया के खिलाफ भी आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के घर को हवाई बमबारी से उड़ा दिया। ग्राउंड ऑपरेशन पर जो ब्रिगेड काम कर रही है उसने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हथियार भी मिले हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। ईरान ने तय सीमा से कई गुना ज्यादा यूरेनियम का स्टॉक रखा हुआ है। ईरान के यूरेनियम स्टॉक ने IAEA की टेंशन भी बढ़ा दी है। कैसे, खबरों में आपको बताएंगे। जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। और आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इजराइल गाजा युद्ध की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में स्मोक बम से हमला। बीट लाहिया में स्मोक बम से अटैक किया गया। आईडीएफ पर लगा हमले का आरोप। रिहायशी इलाकों में बमबारी के आरोप लगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन तबाह हो गया है। बमबारी के बाद लगा मलबे का ढेर। कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल के पास धमाका हुआ है। धमाके के बाद नजर आया धुएं का गुबार। एक साथ किए गए कई धमाके। एक और वीडियो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आईडीएफ ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। कई इलाकों में ली जा रही है तलाशी। गाजा के साथ वेस्ट बैंक में भी धरपकड़ तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल किलिया में इजरायली सेना की कार्रवाई। हमास समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स में गोलीबारी हुई। एक और बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में हथियारों का जखीरा मिला है। आईडीएफ को अस्पताल से मिले हमास के हथियार। तलाशी के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। हमास लड़ाकों के सैन्य सामान भी बरामद। अस्पताल में छिपा रखे थे हथियार। MRI मशीन में रखे थे हथियार। और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के ट्रेनिंग सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा। आईडीएफ के हमले में हमास के दर्जनों लड़ाके ढेर हो गए। इजराइल पर हमले की यही हुई थी ट्रेनिंग। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था, हमास लड़ाकों ने उसकी ट्रेनिंग यही ली थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा के इसी ट्रेनिंग सेंटर में हमास के लड़ाकों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार किया गया था। इजराइल की 14वीं बख्तरबंद रिजर्व ब्रिगेड के सैनिकों ने फिलिस्तीन चौकी पर कब्जा कर लिया है, जहां हमास ने आईडीएफ सैनिकों और इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमले की योजना बनाई थी। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में हमास के दर्जनों लड़ाके भी मारे गए थे। अब आईडीएफ का एक्शन लगातार जारी है। ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त किया गया है। हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। दर्जनों लड़ाकों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी और इसी ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया। आईडीएफ के रिजर्व हमास का ट्रेनिंग सेंटर खत्म हुआ है। हमास के दर्जनों ब्रिगेड का यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर इन पर चलाया गया और ये सेंटर तबाह कर दिए गए। कई लड़ाके ढेर कर दिए गए।
और हमास के ट्रेनिंग सेंटर पर कब्जा करना आईडीएफ के लिए आसान नहीं था। हमास की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की गई थी। आईडीएफ ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, आइए आपको ये बताते हैं। जहां हुई हमले की तैयारी, आईडीएफ ने यहां पर मचाई है तबाही। दरअसल ट्रेनिंग सेंटर में मिले हमास के सुरंग, हथियार और विस्फोटकों का जो जखीरा है वो भी यहीं से बरामद किया गया। हमास लड़ाकों को आईडीएफ से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये आप ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीरें देख रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की यही ट्रेनिंग दी गई थी, तैयारी की गई थी। मिलिट्री बेस की तरह हमास करता था इस ट्रेनिंग सेंटर का इस्तेमाल। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इसे ही खत्म कर दिया, यानी उस जड़ को खत्म किया गया है जो कि हमास के लड़ाकों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गाजा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त गाजा में क्या हालात हैं। सबसे पहले विपिन, एक प्रतिक्रिया के लिए मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर इस वक्त क्या हालात है, इस वक्त वर्तमान परिस्थिति क्या बताई जा रही है गाजा में, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया है आईडीएफ ने, एक बड़ी कामयाबी मिली। हर बदलते घंटे के साथ ही इस वक्त जो गाजा पट्टी के इलाके में लगातार आईडीएफ फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक एक करके जो हमास के लड़ाकों के सेंटर्स हैं, उनके घर हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, ऐसे तमाम जगहों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए, इस लड़ाई में जीत इजराइल के सुनिश्चित नजर आ रही है, लेकिन वक्त कितना लगेगा इसको लेकर अभी संशय है, क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं और अभी भी आज की तारीख में गाजा पट्टी पूरे नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा को मिला ले। जी विपिन, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। यश जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर बता दूं जल्दी से दर्शकों को, इजराइल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यरूशलेम के पास हमास का हमला हुआ है, यरूशलेम के पास यह अटैक किया गया। इजरायली फोर्स ने हमलावर को मार गिराया है। हमले में 1 की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। सुरंग चौकी के पास भीषण गोलीबारी हुई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। ये सुरंग चौकी है जिसके पास भीषण गोलीबारी हुई है और इसी एरिया को पूरी तरह से खत्म किया गया है। हमले में 1 की मौत बताई जा रही है, 5 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। तो हमास ने पूरे गाजा में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इजराइल की तरफ से लगातार हवाई और जमीनी हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आईडीएफ को कोई खास कामयाबी मिली नहीं है, क्योंकि हमास के लड़ाके गाजा में बने सुरंगों में छिपे हुए हैं। हमास लड़ाकों के खात्मे के लिए आईडीएफ ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, रणनीति बनाई है। आइए आपको बताते हैं आईडीएफ का प्लान क्या है, रणनीति क्या है। देखिए, इजराइल वर्सेस हमास, आईडीएफ का प्लान क्या है, क्या करेगी आईडीएफ। सुरंगों का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल अब किया जाएगा। इजरायली सेना बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करेगी। स्पेशल ड्रिलिंग सिस्टम से सुरंग में रास्ता बनाया जाएगा। ये देखिए, जिस तरह से सुरंग आप देख रहे हैं इस वक्त, आईडीएफ सुरंग में स्पॉन्ज बम से हमला करेगी। इसी सुरंग के जरिए रास्ता बनाकर हमला किया जाएगा। स्पॉन्ज बम के हमले से हमास लड़ाके सुरंग में फंस जाएंगे और फिर आईडीएफ के जवान सुरंग में घुसकर हमास लड़ाकों का खात्मा कर देंगे। तो ये प्लान है। यश मोर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मोर साहब, आपको लगता है कि ये जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, सुरंगों पर अटैक करना, ये जो तमाम सुरंगें हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है और अब तैयार की गई है रणनीति कि इन्हीं सुरंगों में ब्लास्ट करके अंदर दाखिल हुआ जाएगा। देखिए निधि, पहली बात तो ये जो अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स है हमास के जो मिलिट्री विंग है, उनकी इतना आसान नहीं होने वाला है आईडीएफ के लिए।
घुसना आसान है गाजा में, टैंक है इनके पास, एयर पावर है, बहुत ज़्यादा असिमेट्रिक है लड़ाई, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है हमास कर सकता इनका। तो इनिशियली ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये 1300 सुरंगें हैं गाजा के एरिया में, और 1300 सुरंगों में घुसना मारना, ये टीवी पे कहना आसान है, ऐसे स्पॉन्ज बॉम्ब लगा देंगे, ये कर देंगे, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और जिस दिन ये थोड़ी सी इस लड़ाई में शांति आएगी और हमास को मौका मिलेगा रिकवर करने का, क्योंकि लोग उनके साथ हैं। देखो, कोई भी फोर्स, ऑक्यूपेशनल फोर्स जो है उस एरिया में तभी रुक सकती है जबकि लोग उनके साथ हो। इजराइल के साथ एक भी पैलेस्टीनियन नहीं आज के दिन तो, और जितना ज्यादा इजराइल लोग बच्चों पे, औरतों पे कहर, और बहुत प्रोपेगेंडा आ रहा है निधि, जो आप भी यूट्यूब वीडियोस दिखा रहे हो, ये कि हॉस्पिटल में MRI मशीन में बॉम्ब है, ये कह नहीं सकते इजराइल ने ही बॉम्ब वहां पर रखे हैं, क्या रखा है, वेरी डिफिकल्ट टू से। बिल्कुल, बहुत बड़ा चकमा देने की कोशिश है चल रहा है, एक तरफा जो चल रही है, ये बहुत कहना मुश्किल है। जब हमास रिकवर करेगा, IDF को भी काफी नुकसान होगा और बहुत मुश्किल होने वाली है। बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, शहरों की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है टैंकों के साथ। इसमें जो है लोकल फाइटर्स हमेशा ही जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के ऊपर भारी होते हैं। तो आने वाला वक्त जो है, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। बड़ी बात आपने कही मौर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं जो बिल्डअप एरियाज होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का आलम होता है, इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, चैलेंजेस आते हैं, और अब IDF पर है कि किस तरह नई रणनीति के तहत काम हो रहा है हमास के खात्मे के लिए। एक और बड़ी खबर, हमास की सुरंगों में दाखिल होने के बाद भी IDF के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। अब हम आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर सकते हैं। हमास की इसी योजना का जवाब देने के लिए इजराइल ने भी एक रणनीति तैयार की है। IDF की जो तैयारी है वो बड़ी बताई जा रही है। देखिए ये रणनीति क्या है, हम आपको बताएंगे। हमास पर ये क्या भारी पड़ पाएगी? ड्रोन की मदद से सुरंगों में छिपे लड़ाकों का पता लगा पाएगी IDF। वहीं IDF के साथ ग्राउंड रोबोट भी होंगे। ग्राउंड रोबोट विस्फोटकों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ये रोबोट, हथियारे रोबोट और ड्रोन के पीछे इजरायली कमांडोज होंगे और इजराइल की सेना दुश्मन पर अचानक से हमला करेगी। और योगेश गुप्ता सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है कि IDF क्या करेगी। तो आपको लगता है कि ये जो तैयारी है क्या हमास पर भारी पड़ेगी? देखिए, तैयारी तो ये लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो हमारे अभी को पैनलिस्ट ने कहा कि अर्बन वॉरफेयर वगैरह की जो लड़ाई है, और उस पर खास तौर से जब ये लोग बंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं और लोकल लोगों का इनको समर्थन मिला हुआ है, उस एरिया को पूरे वाकिफ हैं, तो ऐसे में जो है वो इनको मारना जो है इतना आसान नहीं होगा। उसमें इजराइल की भी कैजुअलिटीज काफ़ी हो सकती हैं। फिर ये है कि सिविलियन कैजुअलिटीज की वजह से जो है सारी दुनिया की निगाह इस पे जा रही है, निंदा हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है इजराइल का, और कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई सीज़फायर होना चाहिए। ये अमेरिका उकसा रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, तो अमेरिका पे बहुत दबाव बन रहा है। तो ये कितना इजराइल इसको कितना लंबा चला पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और कितने सफलता मिलेगी इन हमास के फाइटर्स को मारने में, ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट तरह की ये वॉरफेयर। क्या पूरी तरह खात्मा हो जाएगा योगेश जी? जी, क्या पूरी तरह आपको लगता है इस रणनीति के तहत खात्मा हो जाएगा हमास के लड़ाकों का? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि पूरी तरह से उनको मार देंगे। और दूसरी बात ये कि हमास जो है ना, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है। तो जब तक कि इस लड़ाई का, जब तक कि इस मुद्दे का एक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता, जिसे कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक इजराइल का स्टेट हो, एक पैलेस्टाइन का स्टेट हो, जब तक इसका समस्या का एक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक ये कहना कि ये इस हमास को पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है। जी सर, बहुत बड़ी बात आपने कही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक इस आइडियोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं आऊंगी सर आपके पास, और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इजराइल हमास युद्ध की 5 विस्फोटक तस्वीरें। पहली विस्फोटक तस्वीर आपको बताने जा रहे हैं। गाजा जंग से हमले का विध्वंसक वीडियो सामने आया है, जहां एक के बाद एक धमाके किए गए। खंडर हो चुके एक मस्जिद को उड़ा दिया गया, साथ ही एक मकान को भी निशाना बनाया गया। खबरें हैं कि यहां पलायन कर आए कुछ लोगों ने शरण ले रखी थी।
तो इजराइल का इस वक्त जो टारगेट नंबर 1 है वो है इस्माइल हानिया, हमास का प्रमुख है, लेकिन यहां नहीं बैठता, हमास गाजा में नहीं बैठता, ये बैठता है कतर में। अब आपको इसके बारे में बताते हैं क्यों टारगेट नंबर 1 है। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई की। कौन है इस्माइल हानिया, सबसे पहले ये जान लीजिए। पढ़ाई के दौरान ही हमास मूवमेंट से इस्माइल हानिया जुड़ गया। इसके अलावा 2006 में फिलिस्तीन का वो प्रधानमंत्री बना। महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री पद से हटाया उसके बाद, और फिर आगे जो इसकी कहानी बढ़ती, प्रधानमंत्री पद गंवाने के बाद गाजा में फिर इस्माइल हानिया ने डेरा डाला। गाजा के हिस्से पर अपनी सत्ता यहां पर स्थापित की गई इस्माइल हानिया की तरफ से। और जो जानकारी सामने आई है, मुस्लिम देशों के साथ इसके प्रभावी रिश्ते रहे हैं। जो मुस्लिम देशों के साथ राजनीतिक या रणनीतिक फैसलों के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है। तो सीधा सीधा ये है कि 7 अक्टूबर का जो हमला प्लान किया गया वो इस्माइल हानिया ही इसको लीड कर रहा था मास्टरमाइंड के तौर पर, और मुस्लिम देशों के साथ इसके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त जो इजराइल का है वो इस्माइल हानिया है। और इसके प्रमुख के बारे में हम आपको बता रहे हैं किस तरह राजनीतिक रणनीतिक फैसलों के लिए इसे जिम्मेदार माना गया है। योगेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर इस्माइल हानिया का खात्मा होता है, क्योंकि इस्माइल हानिया के लिए जो रीढ़ की हड्डी है वो हमास के लड़ाके हैं, लेकिन अब भी बताया जाता है कि कई लड़ाके गली गली कूचे कूचे कब्जा जमाए हुए हैं। कैसे खात्मा करेगी इजराइल की सेना? देखिए, इजराइल के पास जैसे कि अभी पहले हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि कई एडवांटेजेस हैं। कि एक तो ये है कि भाई फोर्स है उनके पास, मिलिट्री पावर है, एयर पावर है, सारे हथियार हैं, अमेरिका पूरी तरह से उनके साथ है। अमेरिका के 2 कैरियर फोर्सेस जो है वो उस रीजन में है। अमेरिका जो है उनका हथियार को रिप्लेस कर रहा है, इकोनॉमिकली उनकी मदद कर रहा है। तो पूरी तरह से जो है इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है। और हमास के पास तो ठीक है, थोड़ी बहुत ही सपोर्ट उनको मिल जाती है, कतार से मिल जाती है, टर्की से मिल जाती है, लेकिन इतना कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों की सपोर्ट है हमास के पास। तो अब अगर ये लोग जगह जगह छिपे हुए हैं, बंकर्स में छिपे हुए हैं, तो इन लोगों को पूरी तरह से मारना जो है उसमें टाइम भी लग सकता है और काफी कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। तो ये सब इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। और इंटरनेशनल अपोजिशन जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे खबर आ रही है कि भाई सिविलियंस जो है उनकी डेथ्स हो रही है, तो ग्लोबल क्रिटिसिज्म जो है वो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बढ़ रहा है। तो बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये पहचान करना मुश्किल है कि कौन सिविलियन है और कौन हमास के लड़ाके हैं, और इन्हें अगर पहचान लिया जाए तो फिर तो खात्मा करीब हो सकता है। मैं आऊंगी सर आपके पास, मोर साहब आपके पास भी आऊंगी। आपको बताते हैं इस्माइल हानिया के साथ इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन कौन है। कौन नंबर 2 पर है? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। जी हाँ, ये नंबर 2 पर है इजराइल का दूसरा दुश्मन। तीसरे नंबर पर जो है वो हमास का गाजा कमांडर याया सिनवार है। इसके अलावा हमास का मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दाइव भी आईडीएफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका खात्मा भी जरूरी है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का प्रमुख जियाद अल नखला भी दुश्मन की कैटेगरी में आता है। हूती कमांडर अब्दुल मलिक अल हूती भी इजराइल के रडार पर मौजूद हैं। तो मैं विपिन चौबे के पास चल रही हूँ, इस पर ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, ये दुश्मन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह इजराइल के लिए ये सिरदर्दी बना हुआ है, और एक एक करके टारगेट करना सबसे बड़ा फोकस है इस वक्त इजरायली सेना का ग्राउंड पर। बिल्कुल निधि, आपने सही कहा। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले 5 साल या 10 सालों में हुआ है। 1948 के बाद से लेकर आज तक इन्हीं तमाम देशों से, और ये उसके दुश्मन मुल्क माने जाते हैं, इन्हीं तमाम देशों से इजराइल घिरा हुआ है। और समय समय पर ये अरब मुल्क इजराइल पर हमला करते रहे हैं। और हर हमले की खास बात ये रही है कि इतने ताकतवर होने के बावजूद इजराइल से मिलकर भी ये तमाम देश आज तक जीत नहीं पाए हैं। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है उसमें भी आप देखिए लेबनान किसके साथ खड़ा है, हमास के साथ खड़ा है, ईरान किसके साथ खड़ा है। हालांकि आज स्टेटमेंट जरूर आया है, लेकिन इंटरनली लोग ये जानते हैं कि उसको पालने पोसने बड़ा करने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। सीरिया आप देखिए, सीरिया का रुख क्या है। तो इस तरह के तमाम जो देश हैं
वो दुश्मनों की कैटेगरी में आते हैं और इनको खत्म करना इजराइल के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब जब उसकी धरती पर हमला हुआ है तब तब इजराइल ने इन हमलों का जवाब दिया है और हर बार जीत हासिल की है। इसीलिए इस बार जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसका हमास है। हमास के हमले के बाद जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है ये ऐतिहासिक है इजराइल के इतिहास में, और साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास के लड़ाकों को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेते हैं। कुल मिलाकर लबोलो अब ये है विपिन को भी कि अगर जो इस युद्ध में हमास का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल कुल मिलाकर ये बात कही जा रही है कि जो दुश्मनों का चक्रव्यूह है अगर इसे तोड़ पाती है इजराइल की सेना तो फिर तो कामयाबी और आसान लगेगी, लेकिन और मुश्किल रास्ते भी हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, विपिन आऊंगे आपके पास। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बंधकों को रिहाई के लिए तैयार हो गया है हमास। 5 दिन के युद्ध विराम के बदले बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ है। एक तरफा डील चाहता है इजराइल, ये कहना है हमास का। अमेरिकी मीडिया के हवाले से दरअसल ये खबर मिली है और हमास ने अपना रुख साफ किया है। तो जंग के बीच जो रिहाई का मसला है, देखिए बंधकों की रिहाई प्राथमिकताओं में से एक है। अगर बंधकों की रिहाई है, अब इसके लिए क्या डील की है, किस बात पर तैयार हुआ है हमास और क्या अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिली है, इसके बारे में और डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमास का रुख किस तरह से सामने आया है बंधकों की रिहाई को लेकर। तो जंग के बीच बंधकों की रिहाई की बातचीत भी चल रही है। बंधकों की रिहाई के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि कई दौर की बातचीत के बाद बंधकों की रिहाई पर सहमति बन गई है। हमास तैयार है, इजराइल के फैसले का इंतजार है। अब क्या करेगा इजराइल ये देखना होगा। बंधकों की रिहाई के लिए डील, 70 बंधकों को रिहा करेगा हमास और बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को तैयार हुआ है। विदेशी बंधकों की रिहाई पर सहमति बनी है। हमास की शर्तें क्या है, क्या कंडीशन लगाई गई है हमास की तरफ से। 5 दिन के युद्ध विराम की मांग की गई है। गाजा को मानवीय मदद दी जाएगी, ये कहना है हमास का। फिलिस्तीनी बच्चों महिलाओं की रिहाई की मांग की जा रही है। तो ये कंडीशंस रखी गई हैं। अब आपको समझाते हैं कि बंधकों पर बातचीत कैसे हो रही है, क्या कुछ दावा किया जा रहा है। ईरान रणनीतिक सहयोग के तहत आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह सलाहकार, हमास पॉलिटिकल विंग से बात, कतर मध्यस्थ और इजराइल मोसाद के जरिए डील। तो देखिए ये पूरा जो सर्कल में आप देख रहे हैं, इसमें किस तरह से कतर मध्यस्थता का काम कर रहा है, यानी मीडिएटर का काम कर रहा है, जिसमें हमास पॉलिटिकल विंग से बातचीत हो रही है और इजराइल में मोसाद के जरिए डील की जा रही है। और साइड में आप देख रहे हैं ईरान भी है जो रणनीतिक सहयोग दे रहा है और हिजबुल्लाह भी है जो सलाहकार के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका जो है वो CIA की जो है उसमें सीधी भूमिका देखने को मिल रही है और फ्रांस भी इसमें भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। मोर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये देखिए एक चक्रव्यूह है, अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो इजराइल को बातचीत का जरिया ही अपनाना होगा। और अगर वो बातचीत नहीं कर पाता है, जिस तरह से योगेश जी कह रहे थे कि राजनीतिक मंशा नहीं होगी, तो फिर ये अधर में लटक जाएगा मामला, वॉर चलती रहेगी। निधि आप ये समझिए कि ये इस बार इतना मतलब एग्रेसिव, इजराइल हमेशा एग्रेसिव रहा है। बहुत बुरी तरीके से इजराइल अटैक करता है जब भी इनके ऊपर कोई भी टेरर एक्शन होता है, हिजबुल्लाह करे, हमास करे। बट इस बार बहुत ही भयंकर किस्म से उन्होंने जो है गाजा के ऊपर एक तरह के इन्वेजन किया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल की शर्मनाक ढंग से उनके पूरे सर्वेलेंस सिस्टम फेल हो गया, उनको पता ही नहीं चला कैसे इतने लड़ाकू अंदर आ गए, इतने रॉकेट फायर हो गए, लोगों को ले गए। तो नेतन्याहू की सरकार जो है और उनकी IDF बहुत ही कॉर्नर में पुश हो गई है। और इजराइल के अंदर लोग इस सरकार को, तो आप देख लेना, ये सरकार के टाइम बस कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे ये लड़ाई खत्म होगी ये सरकार भी जाएगी, क्योंकि लोग बहुत रोष में कि हुआ क्यों पहली बार। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो बंधकों की रिहाई पे लोग अभी जरा उतावले हो रहे हैं कि आप रिलीज की क्यों नहीं बात कर रहे। तो कुछ दिन के अंदर मुझे लग रहा है इजराइल बातचीत करेगा। और पिछली बार जब रिलीज हुआ था एक IDF के सिपाही, अब तो मोर साहब एक सहमति अमेरिका की तरफ से भी आ गई है। अमेरिका ने खुलेआम कह दिया है, बाइडेन कह रहे हैं खुलेआम युद्ध अंत तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। देखो US और बाइडेन का रोल आग में घी का रोल है। एक स्टेट्समैन, एक कंट्री जो इतनी पावरफुल कंट्री है, बहुत इमेच्योर लीडरशिप दिखाई अमेरिका ने इस पूरी लड़ाई के अंदर।
अमेरिका अगर अपने आप को रियली में वर्ल्ड पावर मानता है, एक कंट्री जो कि पूरी धरती के ऊपर थोड़ा पीस और हार्मनी स्टैब्लिश करते हैं, अमेरिका का रोल इस लड़ाई के अंदर बहुत ही नेगेटिव रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा जो वेस्ट एशिया है, पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अरेबिक वर्ल्ड, वो पूरे के पूरे लग रहा है कि भाई हमको जो है टारगेट किया जा रहा है। एक तरफा बहाव हो रहा है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मोर साहब, आऊंगी आपके पास। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को, जंग के बाद गाजा पर मिस्र का प्रस्ताव आया है। यूएन की निगरानी में अरब सैनिकों की तैनाती हो, निगरानी यूएन की होनी चाहिए, इजरायली सेना की वापसी हो। अमेरिका को भी दी गई प्रस्ताव की जानकारी। तो देखिए, एक प्रस्ताव रखा गया है मिस्र का, कि मिस्र का कहना है कि यूएन की निगरानी में, सुपरविजन में तैनाती होनी चाहिए, इजरायली सेना की वापसी होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है, यूएस को दी प्रस्ताव की जानकारी। मिस्र की तरफ से ये जानकारी यूएस को भी दी गई है, अवगत कराया गया है कि देखिए ये प्रपोजल है हमारे पास। तो गाजा पर कब्जे के बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन चल रहा है। इजराइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इजराइल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती के पक्ष में नहीं है। इस बीच कुछ और प्रस्ताव भी आए हैं। बताते हैं आपको कि भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग आखिर चल रही है, क्या कुछ कहना है अलग अलग मुल्कों का। अब देखिए, इजिप्ट क्या कह रहा है, मिस्र, अरब सैनिकों की तैनाती हो, अरब सैनिकों की। तो अमेरिका कह रहा है फिलिस्तीनी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी बात को संभाले। इजराइल कह रहा है कि गाजा में आईडीएफ की तैनाती होगी। ये इजराइल का रुख है, पहले दिन से रुख है। अब देखिए मिस्र क्या कह रहा है, तटीय इलाकों से आईडीएफ हटे, जो तटीय इलाके हैं खासतौर पर। अमेरिका कह रहा है कि गाजा पर कब्जा करना गलत होगा। इजराइल कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा भी वही चाहता है, इजराइल ही चाहता है। तो ये रुख है अलग अलग मुल्कों का, अलग अलग कंट्रीज का। इस युद्ध के शुरू होने के बाद कई बातें अब तक कही जा रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की इजराइल में टकराव बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि इजराइल के पास एटमी जखीरा है। इजराइल का एटमी जखीरा बड़ा खतरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिया करारा जवाब, आतंकियों के मददगार है तुर्की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर जिनपिंग से बोले बाइडेन, ईरान से बात करे चीन, मिडिल ईस्ट को न भड़काए चीन, ये कहना है बाइडेन का। देखिए, जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात 4 घंटे तक ये मुलाकात चली और ईरान से बात करे चीन, ये साफ तौर पर दो टूक कहना है जो बाइडेन का। जब चीन से वो बातचीत कर रहे थे तो साफ तौर पर कहा कि मिडिल ईस्ट को न भड़काए चीन। एक और बड़ी खबर, जिनपिंग पर बाइडेन का सख्त बयान सामने आया है। बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह बता दिया। जिनपिंग साम्यवादी देश चलाते हैं, चीन की सरकार अमेरिका से अलग है। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours.